वेलकम टू स्टूडेंट्स। हम अब थर्ड वीडियो पर आते हैं इस टॉपिक के, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। एटम्स के ऊपर चल रहे थे हम, और ये हमने लास्ट टाइम की लास्ट स्लाइड है मेरी, जो आपने देखी होगी। देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास इस तरह आता है 2.18 10 to the power 6 अपॉन n। लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझनी है कि वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है और रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। ये एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। वैसे तो अगर आप फॉर्मूला रट लेंगे या फॉर्मूला को समझ लेंगे तो जब भी वो क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल लेंगे, पर फिर वही बात रहती है कि कंपटीशन में हमारे पास एक चीज बड़ी क्लियर है कि हमें कुछ चीजें ऐसी पता होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा वर्किंग टाइम कम हो जाए। तो वो करने के लिए हमें याद रखिए, तो v प्रोपोर्शनल टू n है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, और रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। आइए अब आगे चलें। अब आप देखो, फिर स्पेक्ट्रल सीरीज आती है। ये आपने पहले भी पढ़ी है। इसमें है क्या, अगर इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड लेवल से ऊपर जाता है तो कुछ एनर्जी उसको चाहिए तभी ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने देखा एनर्जी हमारी कितनी है, जो भी वैल्यू है अपॉन n स्क्वायर है। तो इसलिए यहां से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ एनर्जी देगा। इसी से वो, इसका नाम स्पेक्ट्रल सीरीज क्यों है, क्योंकि कुछ रेडिएशन वो लेगा तो ऊपर जाएगा, वो रेडिएशन वो देगा तो नीचे आएगा। तो जो रेडिएशन आती है उसका हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, अलग अलग कलर का ऐसे है ना होता है। आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पेक्ट्रम पूरा था। तो वो रेडिएशन जो निकलती है वो कौन सी रेडिएशन को लेगा कौन सी को देगा, ये एक फिक्स्ड डिस्क्रीट नंबर में निकलता है, जो कि बोहर ने पहले ही कहा था। बोहर के मॉडल की पहली प्रॉपर्टी यही थी ना कि अगर एक से दूसरे में वो जाएगा तो कुछ एनर्जी वो लेगा और कुछ एनर्जी वो देगा वापस आते हुए। वही अब हमने स्टडी करना है। तो डेल्टा ई क्या हुआ, ई एन वन माइनस ई एन टू, माने एन वन से एन टू में ट्रांजिशन चेंज होने पर एन वन एक हमारे पास, एन की वैल्यू एम हमारे पास आप क्या ऑर्बिट का नंबर, ग्राउंड एन वन है, फर्स्ट N2 है वगैरह वगैरह। तो ग्राउंड से फर्स्ट में गया, ग्राउंड से सेकंड में गया, तो N1 N2 तरह बदलते रहे। तो हर N के ऊपर अलग अलग एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी N पर डिपेंड करती है। तो यहां पर क्या कहा, एक एनर्जी से दूसरी को जैसे ही माइनस किया तो जो एनर्जी का डिफरेंस है h न्यू, उसके बराबर की रेडिएशन का फोटोन निकलेगा या वो एब्जॉर्ब करेगा। वो स्पेक्ट्रम दो होते हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। आपको सिर्फ समझना है कि वो स्पेक्ट्रम लाइट निकलती है या लेती है। अब एच न्यू की वैल्यू आपके सामने रख दी मैंने कुछ नहीं किया, ई की वैल्यू पुट कर दी एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर के फॉर्म में। अब एच न्यू रेडिएशन हो गया फोटोन का, तो इससे न्यू निकल गया, डिवाइड बाय एच हमने कर दिया। तो ये हमारे को क्या निकला, ये हमारे पास निकल आया द फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन जो निकलने वाली है अगर N1 N2 के बीच में कुछ होता है। अब इसमें अलग अलग नाम आएंगे। अब 1/λ एक और चीज लिख दी है उन्होंने, इसको नाम दे दिया उन्होंने। इस फ्रीक्वेंसी से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आ गई कि हम इस फॉर्म में हम इसकी बात अब कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी वो निकलती है उसके अंदर से, इसी से लैम्डा भी निकल सकता है। अब ये जो पूरा कांस्टेंट आपके सामने आया 2π² mk² E4CH3, इस पूरे का नाम रिडबर्ग कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें आप देखो हर चीज कांस्टेंट है। मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का, के आपका इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 2b कांस्टेंट है, पाई बी कांस्टेंट है। तो इस पूरे की जब आप वैल्यू रखते हो तो ये 10947900 मीटर इनवर्स की फॉर्म में आती है। तो ये हमारे पास, इसकी वजह से हम निकाल क्या सकते हैं। देखिए जो हमने ये किया उससे पता क्या लगा कि N1 से N2 जाने में कितनी एनर्जी निकलेगी, कितनी एनर्जी ने निकलना है, वो हमने इसमें स्टडी किया। अब ध्यान दें अगली चीज में, इस कप की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, याद रखना ये यूनिट आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली है, जूल्स नहीं निकली है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकलती है ई nth ऑर्बिट के अंदर। तो 13.6/n² किसी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। लेकिन ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें हमने इस फॉर्मूले में हमने Z को 1 पुट किया हुआ है।
अगर कोई दूसरा होगा तो ऊपर Z आ जाएगा, याद रखिएगा। इसके लिए Z1 लेके हमने हाइड्रोजन का निकाला। इसलिए बोहर के एटॉमिक थ्योरी को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बोहर थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम ज्यादातर। अब क्या है, आप N1 से शुरू करें, इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाएं, 2, 3, 4 के ऊपर, तो स्पेक्ट्रल सीरीज जो बनती है उसका नाम है लाइमन सीरीज, और ये यूवी रीजन में लाई करती है। उसकी वैल्यू हमने निकाली है 1216 से 912 आर्मस्ट्रांग के बीच में इसकी वैल्यू होती है। अगर हमारे पास N माने ग्राउंड से ऊपर खींचने पर, लेकिन अगर आप फेंकें इसको फर्स्ट से ऊपर, मतलब N2 2 है, मतलब शुरुआत पहली लिमिट उसकी 2 है, तो दूसरा उसका ग्राउंड लेवल माना जाएगा। वहां से 3, 4, 5 पर तो हमारे पास बाल्मर सीरीज आती है, ये विजिबल रीजन में, तो अकेली बाल्मर विजिबल रीजन में होती है, याद रखिएगा। N2 से 3, 4, 5, 6 कुछ भी आने दिए। इसकी वैल्यू हमने 6563 से 3646 आर्मस्ट्रांग है, आपको मालूम है। विजिबल लाइट 4000 से 7800 आर्मस्ट्रांग के बीच में होती है। तो ये वैल्यू बाल्मर सीरीज की आती है विजिबल में। इसके बाद अगली आती है हमारे पास पैशन सीरीज, जिसके अंदर 3 से शुरू करते हैं। फर्क किसी में कुछ नहीं हो रहा, हर एक से ग्राउंड बदल रहा है और ग्राउंड से ऊपर निकल रहा। अच्छा, यहां पर आपको एक बात और बता दें, ये इंफ्रारेड में होती है 1875 से 8220 में। लेकिन अब इसमें समझिए, ये इन्हीं में आपको एक बात बताना मेरा रह गया। अगर फर्स्ट लाइमन सीरीज बोलूंगा तो मेरा N1 1 है और N2 2 है। अगर मैं सेकेंड लाइमन सीरीज बोलूंगा तो N1 1 है और N2 3 हो जाएगा। इसी तरह मैं थर्ड, मान लीजिए मुझे बाल्मर सीरीज बोलनी है, थर्ड बाल्मर, तो बाल्मर का शुरुआत N2 से, उसमें तो बाल्मर कहते हैं N2 शुरू हो गया, और उसका थर्ड, उसका फर्स्ट होगा जब N2 की वैल्यू 3 होगी, N2 की वैल्यू 4 होगी तो सेकंड बाल्मर आएगा, N2 की वैल्यू 5 होगी तो वो थर्ड बाल्मर आएगा। इस प्रकार से हमारी पूरी सीरीज तैयार की जाती है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ब्रैकेट सीरीज है और फंड सीरीज बोलते हैं, पी फंड। ये अंग्रेजों का चक्कर है कि साइलेंट वायलेंट, ये फिर हमें फिर समझ नहीं आता, मैं बार बार कहता हूं आपको। एनीवे, ये हमारे पास रीजन में अलग अलग ब्रैकेट सीरीज वो निकाल दी हमने, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये चलती है। अब इसके बाद जो हमें इस सीरीज के बाद बात समझनी है, उसको थोड़ा आप समझिए कि अब हम, ये तो रहा इलेक्ट्रॉन के आसपास का, और इसमें आप एक बात और समझिए, ये सीरीज में हम क्यों इस बात को बोलते हैं कि हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करते हैं। अब इसको थोड़ा समझिए। देखो, बोहर का ड्रॉबैक यही हुआ कि वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम तक काम कर पाए, उसके बियॉन्ड नहीं कर पाए। या बहुत सी ऐसी चीजें जिसको बोहर का एटम सेटिस्फाई नहीं कर पाता। वो क्यों नहीं कर पाता उसको समझिए। बोहर ने क्या बोला कि एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम है और एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन है। तो जब, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इक्वेट करके वो सब हमने काम कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास बाहर घूमने वाले एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी तो रिपल्शन होगी। इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगी, ये बात बिल्कुल सर्वविदित है, सबसे क्लियर है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी तो रिपल्शन हो जाएगी। तो वो तो इसमें हमने केयर किया नहीं, उसको ध्यान नहीं दिया, पहली बात। तो उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन टाइप मैटर, मतलब वो चीज पूरी ठीक नहीं है। और फिर ये हाइड्रोजन तक ठीक इसलिए होती है। सुनिए, दूसरी बात, जिस समय दो, हमने क्या किया, एक आइसोलेटेड एटम को स्टडी किया है कि बीच में एक प्रोटॉन है, आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, पर एक्चुअली में क्या अकेला हाइड्रोजन एटम हमें मिल सकता है? आपने एक वर्ड सुना है केमिस्ट्री में, एवोगैड्रो नंबर, जिससे प्रूव होता है कितने ही एटम का समूह नेचर में एग्जिस्ट करता है, 10 to the power 22, 23। तो इतने एटम अगर होंगे किसी भी चीज के, चाहे हाइड्रोजन के ही होंगे, तो हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे एटम से तो रिएक्ट करेगा। मतलब रिएक्शन से मेरा मतलब केमिस्ट्री वाला रिएक्शन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो तकलीफ करेगा, ऐड करेगा, जोड़ेगा कुछ। दो प्रोटॉन भी आपस में कुछ करेंगे, एक का प्रोटॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये जो सिस्टम हो गया, उसकी वजह से आइसोलेटेड हाइड्रोजन तक ये चीजें ठीक है। अब इसी में प्रॉब्लम यह है, जब बड़े मॉलिक्यूल बन गए तो उसमें एक से ज्यादा प्रोटॉन हो गए, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, उन सब की आपस में जो रिएक्शन, जो फिर वही बात, रिएक्शन मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रिपल्शन की बात होगी, वो इस फॉर्मूले में हमने ली नहीं है, तो वो उसका प्रभाव करेगी। इस वजह से हाइड्रोजन टाइप एटम के लिए ही ये चीज ट्रू है। इसीलिए एग्जाम में आपके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा या He+ आयन आएगा। He+ का क्या, न्यूक्लियस तो एक ही बन गया, या Li++ आ जाएगा। लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, उसका न्यूक्लियस, मतलब बाहर का इलेक्ट्रॉन हमने एक ही रखना है,
तभी हमारे पास ये बोहर थ्योरी अभी तक ट्रू है हाइड्रोजन टाइप एटम्स के लिए। तो ये हमारी थ्योरी हाइड्रोजन टाइप एटम्स के। अब इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके अंदर चलेंगे। अभी तक हम बाहर इलेक्ट्रॉन में घूमते रहे, कितना बड़ा एक एटम होता है। अब हम इसके न्यूक्लियस की बात करेंगे कि न्यूक्लियस में किस तरह काम चलता है, और उसके बाद फिर हम रेडियो एक्टिविटी पर उसके बाद आएंगे। इसको यूज कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।